आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अखंड रशिया की। जी हाँ, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी होली सेल शुरू हो गई है। होली 30 कूपन कोड यूज़ करिए तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो जो भी कोर्स की बात करें, डार्क साइकोलॉजी हो। हाल ही में हमने पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, आज आखिरी दिन है, 75 डेज। कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, कितने सारे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। तो 3 दिन तक ये सेल चलेगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, रशिया में इलेक्शन हो गए हैं। वी ऑल नो कि रशिया हैज़ फाइनली कंप्लीटेड इट्स इलेक्शन, और रशिया में व्लादिमीर पुतिन जो है वो चुन के आए हैं। अब देखिए, आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन को रोकने वाला कोई नहीं था, ठीक है। तो रोकने वाला कोई था नहीं, सो ही वॉज बेसिकली अलाउड टू कंटेस्ट, राइट। तो अब व्लादिमीर पुतिन जीते, 88% से जीते, जो कि जीतना था। बात यह है कि जब से व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, वेस्ट ने, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं। जोसेफ स्टालिन को भी ये पीछे छोड़ने वाले हैं। आप ये समझिए कि अभी तक भले ही ये डेमोक्रेसी नाम की है, प्रेसिडेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये राजा है। ही इज द किंग, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर हम बात करते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन दोबारा चुन के आए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। चुन के आना था, लेकिन हमको एक डिवीजन देखने को मिलता है पूरी दुनिया में, और यही डिवीजन हमको पहले भी देखने को मिला था। ये 19वीं सेंचुरी में भी देखने को मिला था। तो एक तरीके से वो चीजें रिपीट हो रही हैं। अभी हम बात करेंगे वेस्टर्निस्ट और स्लेवनिस्ट के बारे में। तो नई दिल्ली, मतलब भारत, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तेहरान। भारत के, देखिए, अगर आप भारत को हटा दें, बाकी सबके सब डिक्टेटरशिप है, लेकिन भारत ने पुतिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं रशिया से। दे हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड पुतिन, डिस्पाइट कि पता था कि व्लादिमीर पुतिन जीतेंगे, डिस्पाइट कि अलेक्सी नवाल्नी मर गए, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत रशिया से ट्रेड कर रहा है, तो भारत के रिश्ते अच्छे हैं। और स्ट्रेंथन करने की बात है कि हम और ज्यादा इसको, हमारे डिफेंस टाइज हो गए, इकोनॉमिक टाइज हो गए, वो रशिया के साथ हम और ज्यादा मजबूत करेंगे। एक ये हो गए। दूसरे हो गए वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट, वेस्ट, यूरोप, अमेरिका। इन्होंने बोला कि रशिया से कोई संबंध नहीं, इलेक्शन एक शैम है, एक बेकार है, एक फर्जीवाड़ा है बहुत बड़ा, और दिस इज नॉट डन। तो हम व्लादिमीर पुतिन को ना एज अ लीडर मानते हैं, ना जो वो कर रहे हैं वो सही है। अब फ्रांस ने, आपको पता ही है कि फ्रांस ने तो सीधा सीधा यही बोल दिया था कि हम तो डायरेक्ट ट्रूप्स निकालेंगे, हम तो यूक्रेन में, जो व्लादिमीर पुतिन दोबारा चुन के आए और जिस तरीके से वो यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसा उन्होंने किया यूक्रेन में, वैसे स्पेशल ऑपरेशन करके अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया। दूसरा डेवलपमेंट, $1.7 बिलियन प्लान। देखिए, भारत को रशिया की जरूरत है। रशिया की इकोनॉमी 2.6% से ग्रो हो रही है। आप ये समझिए कि जो इकोनॉमी 1% से, अब वो 2.5 गुना 1.5 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है, 2.5 गुना इनफैक्ट। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वेस्ट ने, रशिया ने वेस्ट से सारे रिश्ते तोड़ लिए, और वेस्ट ने भी तोड़ लिए। लेकिन पूरी दुनिया खाली वेस्ट तो है नहीं, डेवलप्ड नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, ये सब भी तो है। भारत रशिया से ट्रेड कर रहा है, चाइना रशिया से ट्रेड कर रहा है, पर्दे के पीछे नॉर्थ कोरिया रशिया से ट्रेड कर रहा है, ईरान रशिया से ट्रेड कर रहा है। ईरान अमेरिका का दुश्मन है। तो $1.7 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो रेलवे लाइन है, ये बहुत ही एम्बिशियस है। MM, मॉस्को से मुंबई, मुंबई से मॉस्को, तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, पूरा ईरानियन पोर्ट से होते हुए, पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत के मुंबई तक आते। तो ये वाली जो रेलवे लाइन है इस तरीके की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कि ये कहां से, यहां पे मुंबई होते हुए, फिर पूरा बंदर अब्बास, ईरान होते हुए, अजरबैजान होते हुए, मॉस्को होते हुए, यहां तक पूरी, इसको फाइनली इधर तक जोड़ने का प्लान। अब अगर सेंट पीटर्सबर्ग, अभी तो यहीं तक जाएगी, अब अगर यहां तक पहुंच गई तो कितना ट्रेड बेनिफिट होगा। और यूरोप फिर कितना ही दूर है, सीधा यूरोप तक ही पहुंच जाएगी भाई रशिया। अब ये, इससे तो सबको फायदा होगा ना, यूरोप को भी फायदा होगा कि अगर ट्रेन, आप, ये हमेशा से हर किसी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और हर कोई इसमें कोशिश कर रहा है कि यूरोप तक हम ट्रेन चला दें। अब बहुत दूर तक आप ट्रेन चला सकते हो, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रशिया की है, वो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, तो रशिया वाले कर सकते हैं ऐसा। लेकिन
बहुत दूर तक, यूरोप तक आप नहीं जा सकते भाई। अमेरिका तो 7 समंदर पार है, जहां पे लैंड की पॉसिबिलिटी है वहां तो आप रेलवे लाइन बना ही सकते हो। अब मैंने क्या बताया कि हर कोई चाइना भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, यूरोप भी कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक आप कहां, पाकिस्तान चले जाओगे रेलवे से, बांग्लादेश, उससे आगे थोड़ी ना जा सकते हो, लेकिन मुंबई से सोचिए रशिया तक, ये तो कमाल हो जाएगा, है ना। रशियन ऑफिशियल्स ने ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट, इसको पूरा करने की कसम खाई है, कुछ भी करके इसको पूरा करेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये अनाउंस हुआ है, $1.7 बिलियन है, तो हर किसी को चाहिए पैसा, अल्टीमेटली पैसा बोलता है। तो जहां जहां से ये ट्रेन जाएगी वो देश तो वैसे भी सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आपके देश में किसी का पैसा लगा है और उसको जेल हो रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज थोड़ी ना करोगे, आप तो उसके सुख दुख में साथ रहोगे। तो ये कंपीट करेगी स्विस कैनाल, अमेरिका का भी एक सेम प्रोजेक्ट है। पुतिन जो है उन्होंने कहा कि ये जो नया रूट है, सबसे पहली बात तो है कार्गो टाइम, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो एक तो जो ट्रैवल टाइम है उसको अच्छा खासा रिड्यूस करेगा, ये 10 दिन से कम हो जाएगा ये। और मॉस्को एक और रेलवे लाइन बनाएगा जो कि टर्की तक जाएगा। तो यूरोप कितनी दूर है, चलिए ये रेलवे लाइन बनके तैयार हो जाती है, अभी तो टाइम लगेगा इसमें। ये रेलवे लाइन जब बनके तैयार हो गई तो आपको क्या लगता है यूरोप गुस्सा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यूरोप को पता है कि भाई आज नहीं तो कल रशिया से हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये रेलवे लाइन बना ली तो यूरोप फिर वही है ना कि यार शिट यार, काश दोस्ती कर ही ली होती, फर्जी में दुश्मनी कर ली, ये चीज है। तो एक इंटेलेक्चुअल बैटल है ये। बहुत सारे रशियन एलिट स्पोक्स, देखिए यहां पे बहुत सारे जो रशियन एलिट है वो फ्रांस बोलते थे 19th सेंचुरी में। रशियन इंटेलेक्चुअल्स ने 2 अपोज्ड कैंप्स बनाए थे उस समय। कौन कौन थे? एक वेस्टर्नाइजर्स और एक स्लेवोफिल्स। वेस्टर्नाइजर्स वो थे जो कि राजशाही में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। देखिए 3 रोमन, आप समझिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वेस्टर्नाइजर्स कहते थे कि लिबरल आइडिया, आदमी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजशाही को बाद में देखेंगे। एक इंसान की सत्ता के बदले हजारों लोगों को आप कुर्बान तो कर नहीं दोगे। तो सबसे बड़ी बात यहां पे आदमियों को देखो, आप उनके फंडामेंटल राइट्स को देखो। और ये पूरे यूरोप में फैला, कैपिटलिस्टिक मॉडल आया, ठीक है ना, डेमोक्रेसी आई, और सीधा सीधा ये सर्फडम, आपको पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सर्फ्स। भाई फ्यूडलिज्म जो है वो यूरोप से ही तो आया, भारत में आया, पहले यूरोप में फैला ये, ठीक है ना, कि एक मालिक है, उसका नौकर है, मालिक का बहुत बड़ा जो है फीफ जिनको बोला जाता, बहुत बड़ा जो है वो पूरा उनका लैंड है। एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, क्लास 11 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 7, तो बहुत बड़ा सा लैंड उन्होंने पढ़ा, मतलब उनके पास था। और यही जो नौकर थे, ये जो सर्फडम है, ये नौकर इनको सर्व्स, तो अब ये क्या करते थे, ये उनके काम करते थे और उनको पैसा भी नहीं मिलता था। पूरा यूरोप ऐसे ही बना है। तो इसको खत्म करना चाहते थे कि ये तो भाई इंसानियत के खिलाफ है। अब दिसंबर रिवोल्ट होता है 1825 में, बट खत्म हो गया, फेल हो गया। अल्टीमेटली 1861 आते आते ये वेस्टर्नाइजर्स ने फाइनली सर्फडम को एबॉलिश किया, जो कि सही नहीं था। अब इसी दौरान 1861 में क्या था, वेस्टर्नाइजर्स ने क्या हुआ भाई, सिविल वॉर हुई, अमेरिकन सिविल वॉर। भाई जो स्लेवरी है वो यही सर्फडम का बड़ा स्वरूप था, खौफनाक स्वरूप था, राइट, ये चीज है। उसके बाद 1917 में आ जाओ, रशियन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। जो यहां पे स्लावनिस्ट थे वो किसको, वो सपोर्ट कर रहे थे रशिया को, वो सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हम एम्पायर के साथ खड़े हैं, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर का आइडिया है, हमारा आइडिया ही नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल बैटल थी एक, और इंटेलेक्चुअल बैटल से रेवोल्यूशन आता है। तो 1917 में आया रेवोल्यूशन, लेनिन जो है वो लेके आए, लेकिन यहां पे आइडियोलॉजी चेंज, यहां पूरी तरीके से रशिया में ऑर्थोडॉक्सी रही है, कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च बहुत ही फेमस है, आज भी फेमस है। हर देश में धर्म का हस्तक्षेप है, हर देश में धर्म के हिसाब से, पहले भी था आज भी है, भारत में भी आप देख लो तो धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राम मंदिर की वजह से आप समझिए कि बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये धर्म जो है ना, आप कितना भी कोशिश कर लो बट इट्स नॉट सेपरेट, क्योंकि ये हजारों साल से, जब से दुनिया बनी तब से धर्म चला आ रहा है। तो अब यहां मार्क्सिज्म, इसे तो धर्म को मानते ही नहीं, कम्युनिज्म आ गया, रशिया पहली कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, तो ये तो बिल्कुल अपने आइडिया से उलट हो गया। फिर उसके बाद स्टालिन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रोल क्या प्ले किया स्टालिन, लक बाई चांस, वर्ल्ड वॉर 2, स्टालिन तो रो रहा था अपने कमरे में, हाय मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया, क्या ही करें,
लेकिन वो तो करिए कि हिटलर जब इन्वेड करने वाला था, स्टालिन एक क्रूर हत्यारा है, एक बहुत बड़ा हत्यारा। औरबिंदो कहते थे, श्री औरबिंदो की राइटिंग से पढ़िए कि हिटलर, स्टालिन ये असुर हैं, ये राक्षस हैं जिन्होंने जन्म लिया है। हिटलर के बारे में ये मशहूर था कि हिटलर को एक कोई राक्षस आता था, उसको बताता था कि करना क्या है। तो अब स्टालिन की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर टू में स्टालिन तो रो रहा था, लेकिन वो तो पासा उल्टा पड़ गया, हिटलर ने इन्वेड कर दिया। पहले स्टालिन तो हिटलर के साथ था ना भाई, हिटलर ने सबको धोखा दिया। हिटलर ने स्टालिन को बोला हमारा साथ दो, हमारे साथ आ जाओ, तुमको एरिया दे देंगे, लेकिन बाद में धोखा दे दिया हिटलर ने, स्टालिन को इन्वेड कर दिया। तो वर्ल्ड वॉर 2 में यही हुआ, लेकिन खैर जीता तो स्टालिन की बड़ी पूछ हुई कि क्या बात है, किस्मत का साथ था इस हत्यारे को। और सोवियत यूनियन ने यूरोपियन स्टेट का साथ मिला, नेटो। अब अमेरिका, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और बाकियों ने नेटो बना लिया, वेस्ट ने। वो 19वीं सेंचुरी वाली अभी भी वो टसल चलती चली आ रही है। कॉन्फ्रंट्रेशन एपिसेंटर अब यूरोप था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक यूरोप एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया लड़ाई का। सिचुएशन अब अलग है, लेकिन डीप रूट अगर आप बहुत गहराई में जाओ तो अभी भी वही है, वेस्ट वर्सेस रशिया। तो यहां पे यूक्रेन को जब इन्वेड किया, यूरोप ने रशिया से अपना पूरा रिश्ता खत्म कर लिया, अमेरिका ने भी। अब रशियन फोर्सेस जो है वो कीव को आज नहीं तो कल, यूक्रेन की कैपिटल है, यूक्रेन को अपने कब्जे में ले ही लेंगे, ठीक है, ये मान के चलिए। तो उस समय वेस्ट पूरी तरीके से, उस समय बैटल की, वॉर की सिचुएशन हो सकती है। तभी तो फ्रांस कह रहा है ना, फ्रांस भाई, इमैनुअल मैक्रोन का कहना गलत नहीं है कि जाके आर्मी उतार दो, वॉर की सिचुएशन हो सकती है। अब एक भयानक कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन में भी हो जाएगा। देखिए, दोनों देश, रशिया को भी पता है कि बहुत ज्यादा समय तक वॉर खिंच नहीं सकता है, लेकिन वे वही वाली कंडीशन होगी, स्लैफोविल्स। आज भी जो स्लैफोविल्स है वो वेस्टर्नाइजर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज स्लैफोविल्स कौन है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब है कि नहीं भाई? देखो, जैसे अखंड भारत की हम बात करते हैं, वैसे अखंड रशिया की। और अखंड रशिया में यूक्रेन, भाई सोवियत में बहुत सारे देश पार्ट थे, तो अब व्लादिमीर पुतिन अखंड रशिया बनाना चाह रहे होंगे, तो यूक्रेन तो अखंड रशिया हो गया। स्लैफोविल आइडियोलॉजी जो है वो वही है कि भैया देखिए, हम स्टेट डिवाइन हैं। रशिया में ये आइडियोलॉजी जो है ना, ये इनबिल्ट है। रशिया में जितना नेशनलिज्म है, उसमें आप बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद है रशिया में। तो ये कहते हैं ना कि भाई देखो, स्टेट डिवाइन है, और एक मसीहन फिलॉसफी में कि मसीहा आएगा और वही रशिया को बताएगा, और यही ऑर्थोडॉक्स वैल्यू को और ज्यादा बढ़ावा देता है। थर्ड रोम की यहां पे बात की जाती है कि रशिया ही है थर्ड रोम। फर्स्ट रोम क्या था कि जहां पे रोमन कैथोलिक चर्च, जब पूरी दुनिया रोम कंट्रोल करती थी, पूरी दुनिया मतलब यूरोप, पूरा का पूरा रोमन एम्पायर आज का यूरोप है ना, तो भयानक पैसा आता है रोमन एम्पायर में। पिछले 2000 साल बहुत जबरदस्त। सेकेंड रोमन एम्पायर भाई कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की, आज का जो एनाटोलिया, जो ऑटोमन एम्पायर है ये, राइट। और थर्ड रोमन जो है वो यही स्लैव, बिहाइंड रशियन रूलर। जितने भी रशिया रूलर के पीछे सब हो गए, यानी कि रशियन एम्पायर। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अगर आप देखो तो कट्टरवाद है वो, क्रिश्चियनिटी का एक कहते ना एक्सट्रीम स्वरूप, ये चीज है। तो बोलते हैं कि भाई ये रशिया ही थर्ड है, और अब पुतिन को रशिया है ही है ऐसा। कल को सिद्धांत अग्निहोत्री जाके पुतिन के बाद अगर वहां पे ऐसा दिखा दिया तो मैं पुतिन की जगह ले लूंगा। रशिया को, वहां के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं, एक तरीके से वहां का कल्चर ही वैसा है, ठीक है। वो मसीहा डेविनिस्टिक में बिलीव ही करते हैं, और ये कहीं ना कहीं, आप भले ही वहां पे कम्युनिज्म आ गया है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात है। अब वही चीज है कि विश्व गुरु, कि हम तो भैया विश्व गुरु हैं, हम तो पूरी दुनिया पे राज करेंगे और पूरी दुनिया को लीड करेंगे। तो यही, जैसे आप भारत में अखंड भारत देखते हो ना, वही फिलॉसफी हमको रशिया में भी देखने को मिलती है। एक नेशनलिस्टिक व्यू है। अब अलेक्जेंडर दुगिन, ये रशियन फिलोसफर हैं। ये व्लादिमीर पुतिन के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनमें से एक है अलेक्जेंडर दुगिन। और अभी मटेरियलिज्म कहते हैं कि भाई देखिए, आप मटेरियलिज्म बोलते हो ना, ये भाई सबसे बड़ा अमेरिका ने मटेरियलिज्म दिया है, ठीक है। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ी ताकत बोल रहा है। एक ऑनगोइंग हिस्टोरिकल बैटल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
बिटवीन सी पावर एंड लैंड पावर। लैंड पावर में रशिया आता है, रशिया इसीलिए सुपर पावर नहीं बन पाया। अमेरिका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, रशिया समुद्र है ही नहीं उसके पास, इसीलिए वो अफगानिस्तान को चाहता था। तो एक हिस्टोरिक बैटल है दोनों पावर्स के बीच में और ये हमेशा से रहा है, ठीक है। तो कल्चर यहां पे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो रशिया की ज्योग्राफी ऐसे ठंडा है वो बहुत ज्यादा, तो वहां के लोगों में कोई कमी नहीं। रशिया इज हाईली डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड है रशिया, लेकिन दिक्कतें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा है ज्योग्राफी की वजह से। तो बताते कि भाई देखिए सी पावर जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट देखती है, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, लिबरल कैपिटलिस्टिक वैल्यू है, ये सी पावर है। जैसे अमेरिका हो गया, काफी हद तक भारत भी है, भारत भी एक डेमोक्रेसी है, यूरोप हो गया है ना, ब्रिटेन हो गया, यूरोप भी हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज, कैपिटलिस्टिक वैल्यूज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन लैंड अंपायर्स एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक एक प्रॉपर, वरना तो सब बिखर जाएगा। अगर देखिए सी पावर अलग होगी, लैंड पावर में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं होगी तो टूट जाएंगे देश, रशिया का भी रशिया रहेगा ही नहीं। और ये एक फैमिली है जिनकी ऑर्थोडॉक्स वैल्यू है, तो इसीलिए यहां पे यही बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास, सब साथ में रहेंगे। अगर बिखरे तो गए। तो रिलीजन, स्टेट, इकोनॉमी, जैसे रशिया, भारत और पर्शिया हो गया, राइट, ये चीज हमको देखनी है। तो यूरेशियन यूनियन की बात करता है डुगिन, ठीक है। अब यूरेशियन यूनियन मतलब ग्रेटर रशिया, वही कि इसमें जो पहले था भाई अमेरिका के पास यूरोप है, ठीक है, और रशिया के पास क्या है, तो रशिया को भी अपना इस तरीके से सिनारियो बैठाना पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा रहे। अब देखिए वेस्ट ने रशिया को डिस्कार्ड कर दिया, तो रशिया अब एशिया की तरफ देख रहा है। जितने देश एशिया में, भारत, चाइना और ईरान को देख रहा है, ये दो बड़े देश हैं, तीन बड़े देश हैं और तगड़े हैं ये, और तीनों जो हैं तो एक डिवीजन, हालांकि भारत ने अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस किया है, लेकिन भारत को वेस्ट को भी तो साथ में लेके चलना है। और रशिया का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम, देखिए चाइना का बनता है लेकिन भारत का नहीं बनता है। भारत पूरी तरीके से, भारत को अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे कई बार इस तरीके के विजन फेल होंगे और लिमिटेशंस है, सीवियर लिमिटेशंस है, आप समझ रहे हो। भारत को क्या फायदा है, भारत को फायदा यह है कि भारत रशिया का भी दोस्त है और अमेरिका का भी दोस्त है। तो रशिया जो है भारत की हर तरीके से मदद करता है। यूक्रेन की बात करें तो ये एक ऐसी हड्डी है जो रशिया के जौ में अटक गई है, रशिया की जबान पे अटक गई है। अब यही बात है कि अगर मान लीजिए कि यूक्रेन आता है तो रशिया को यह भी डर लग रहा है कि पहले जो हमने सोवियत यूनियन में मिस्टेक की थी, बहुत ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग बनाई थी, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम की थी, अल्टीमेटली यही तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का कारण था। रशिया ने 16 देशों को साथ में लेके चल रहा था। अब मिलिट्री, अब उसको उन 16 देशों को देखना था, कहीं रिवोल्ट हो गए तो मिलिट्री बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी रशिया ने, और लोगों ने विद्रोह कर दिया था, लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया था कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, आप तो खाली मिलिट्री मिलिट्री कर रहे हो। तो यही रशिया को अभी भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव उल्टा पड़ जाए, समझ रहे हो। मैनिपुलेटेड रशियन विक्ट्री की अगर बात करते हैं, एजुकेटेड यूथ जो है वो इस समय आ रहा है और उसको पता है, लोगों को भी रशिया में पता है कि वॉर किस हद तक जाना चाहिए। यहां पे अभी इस समय ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट जो है वो जबरदस्त रशिया जो है भारत को बेच रहा है, चाइना को बेच रहा है, भारत भी खूब खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो खरीदेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि पैसे कम पैसे में खरीद रहा है, डिस्काउंटेड रेट में खरीद रहा है, तो भारत भी खुश है। लेकिन फिर भारत अमेरिका और सऊदी अरेबिया से भी तेल खरीद रहा है, आप समझ रहे हो। भारत रिलेशन खराब नहीं कर रहा है, रशिया तो है ही है, लेकिन और भी चीजें, भारत, अमेरिका और सऊदी बहुत समय से भारत के पार्टनर रहे हैं, तो उनसे भी। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मतलब यही है कि फॉसिल फ्यूल सेल्स में जो स्कोप है वो कम होना, और अभी हम भारत जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो यहां पे अब उसके बाद जो, जैसे ये मेसियानिक विजन की बात करें कि खाली एक ही, जैसे पुतिन जो है वो ही सबसे बड़े हैं, उन्हीं को ही महान बताया जाता है। रूल मतलब यही है कि रशिया जो है वो इसी तरीके से ही चलता रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, रेगुलर सक्सेशन जो है वो होंगे नहीं। जब पुतिन मरेंगे तभी चीजें, नवाल्नी ने वेस्टर्नाइजेशन आउटलुक देने की कोशिश की बट रशिया ने नकार दिया। नवाल्नी गए, मरे, तो रशिया में कोई बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुए, भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से रशिया अभी चेंज के लिए तैयार ही नहीं है, कभी नहीं होगा वो, क्योंकि उनकी हिस्ट्री वैसी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कभी ना कभी तो व्लादिमीर पुतिन को हटना ही होगा, तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन।
तो ये एक आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था। मुझे लगा कि आपके समक्ष जो है इसको डिस्कस करना चाहिए। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। होली सेल इज़ लाइव। थैंक यू सो मच।